हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप भी साथ साथ नोट बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसको हैं। तो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो पेड़ पौधा वृक्ष घास इत्यादि उगते हैं उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो हम लिख देते हैं इसको भी। बिना, आप सुनकर लिखिए, नोट बनाइए साथ साथ। बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो पेड़ पौधा वृक्ष घास इत्यादि उगते हैं उसे ही प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक संतुलन के लिए कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा पर जो है ना वन लगा होना चाहिए, ठीक है। 33% भूभाग पर वन लगा होना जरूरी है। अगर हम भारत का बात करेंगे तो भारत में कुल 17 राज्य ऐसा है और कुछ यूनियन टेरिटरी भी है जहाँ पर आप देख पाइएगा कि 33% से ज़्यादा या 33% के आसपास वन लगा हुआ है, वनस्पति लगा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, 17 राज्य है, जैसे कि एमपी में सर्वाधिक है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में है। मिजोरम लक्षद्वीप में भी है, ठीक है। ये सब क्षेत्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप पर है, मिजोरम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 33% से ज़्यादा वन हैं। ऐसे 17 राज्य हैं जहाँ पर आप देख पाइएगा कि 33% के आसपास है प्राकृतिक वनस्पति। हम देख पाएंगे कि भारत में जो है ना प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में आया था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया, लेकिन इस पर संशोधन 88 में हुआ था। संशोधन हुआ, ठीक है। और ये जो वन नीति आया था इसमें लक्ष्य था 33% भूभाग पर वन लगाना। 33% भूभाग पर वन लगाना, ठीक है। और यहाँ पर भारत में आप देख पाइएगा भारतीय वन रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? भारतीय वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है प्रति 2 वर्ष पर। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट सौंपा जाता है, वन रिपोर्ट सौंपा जाता है, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पर। चलिए हम देख पाएंगे यहाँ पर
2021 में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, 33% के आसपास। 2021 के आंकड़ा के हिसाब से देखेंगे, आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे अब देख पाइएगा, हम मैपिंग के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। तो हम मैप बना लेते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य, वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य से सबसे कम देखा गया हरियाणा में। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य, इसमें प्रतिशत के हिसाब से भी इसमें कम है। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य, हरियाणा। सबसे कम प्रतिशत वन वाला राज्य भी है। यहाँ पर देख पाइएगा इसके बारे में कि सबसे कम प्रतिशत वन वाला राज्य, वन प्रतिशत वाला राज्य, सबसे कम आप यहाँ पे देख पाइएगा सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य। तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम वन वाला राज्य, सबसे कम वन का क्षेत्रफल वाला राज्य है, और प्रतिशत के हिसाब से भी देखेंगे तो हरियाणा में कम है वन, ठीक है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से आपको बोलेंगे देखने के लिए तो आप मिजोरम को देख पाइएगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप मिजोरम के बारे में देख पाइएगा, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बारे में देख पाइए तो 84% यहाँ पर है। यह सर्वाधिक यहाँ ही कम था प्रतिशत के हिसाब से, और ये सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के हिसाब से। देखेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। यहाँ पर उसके बाद देख पाएंगे क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी में सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है तो लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे कम पूछेगा तो लद्दाख। यूनियन टेरिटरी में अगर पूछेगा सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य, प्रतिशत वन वाला यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ठीक है, तो लद्दाख है। यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो सर्वाधिक कहाँ पर है? लक्षद्वीप में, और सबसे कम लद्दाख में है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन लगा हुआ है और सबसे कम हरियाणा है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिजोरम में और सबसे कम हरियाणा में। हरियाणा के बारे में याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से और प्रतिशत के हिसाब से दोनों हिसाब से वहाँ भी कम है, ठीक है। और एक और बात देहरादून में हम याद रखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में है। और देहरादून कहाँ की राजधानी है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, देहरादून, ठीक है, देहरादून ठीक है। तो यहाँ देहरादून के बारे में यहाँ पर देख पाएंगे, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान
केंद्र है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जो है देहरादून में स्थित है। ठीक है, आप देख पाए यहाँ 2021 के आंकड़ा के हिसाब से कि वन कहाँ पर सर्वाधिक था, कम था, ये आप देख रहे हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में था और हरियाणा में सबसे कम था। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मिजोरम में सबसे अधिक था, सबसे कम हरियाणा में था। यूनियन टेरिटरी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में था और सबसे कम जो है लद्दाख में था। और देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब आगे हम देख पाएंगे, आगे हम देखेंगे कि और भी टॉपिक जिसको सामाजिक वानिकी किसको कहते हैं, ठीक है, और कृषि वानिकी किसको कहते हैं। पहले हम सामाजिक वानिकी के बारे में जानेंगे क्या है। सामाजिक वानिकी, ठीक है। सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो समाज के लोगों के हस्तक्षेप से जो सरकारी भूमि पर जो वन का विस्तार होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, समाज के लोगों के हस्तक्षेप से सरकारी भूमि पर जो वन का विस्तार होगा ना, भूमि पर जो वन का विस्तार होता है, उसे ही सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसमें समाज का हस्तक्षेप होगा, सामाजिक में कहते हैं। ये जो सामाजिक वानिकी 1978 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, और 1980 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया गया 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, शामिल कर दिया गया था। अब हम जानते हैं कृषि वानिकी क्या है। कृषि वानिकी क्या है, ठीक है, कृषि वानिकी के बारे में हम देखेंगे। कृषि कार्य करने के साथ साथ अगर वन लगाया जाता है तो उसे हम कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि कार्य के साथ साथ मिट्टी अपरदन से बचेगा। अगर हम साथ साथ वन भी लगाएंगे, पेड़ पौधा भी लगाएंगे, तो क्या होगा कि कृषि कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम वन भी आरी आरी से लगा देंगे, खेत के आरी आरी, तो क्या होगा, मिट्टी अपरदन से बचेगा। मिट्टी का बहाव क्या होगा, को बांध कर रखेगा, ठीक है, बहने नहीं देगा मिट्टी को। कृषि कार्य के साथ साथ वन लगाया जाए, लगाए जाते हैं, ठीक है, कृषि कार्य के साथ साथ वन लगाए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन क्या होगा, को रोकता है। मृदा कृषि वानिकी जो है मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा अपरदन को रोकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्षा के आधार पर जो है वनस्पति कई प्रकार के होते हैं। वर्षा के आधार पर वनस्पति कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्षा के आधार पर वनस्पति कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप देख पाइएगा, एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वनस्पति, ठीक है, इसको हम मैपिंग के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए,
यहाँ ये सूरज है, ये पृथ्वी है। आप जानते हैं ये क्या है? विषुवत रेखा 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो कर्क रेखा मिलेगा। कर्क रेखा जो कि हमारे भारत से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। और नीचे जाइए 23.5 डिग्री तो आप देख पाइएगा, इसको मकर रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर ही सूर्य क्या होता है? डायरेक्ट पड़ता है। बाकी रेखाओं पर जो है क्या होता है? सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, तिरछा पड़ता है, ठीक है। तो आप देख पाइए कि जहाँ पर सूर्य, आप वन के बारे में, वनस्पति के बारे में, चाहे पेड़ पौधा के बारे में प्रकाश संश्लेषण में पढ़े होंगे, जिसमें आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा को 2 चीज़ चाहिए, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और पानी। 2 चीज़ इसको मिल गया भरपूर तो फिर उसको विकास होने में देर नहीं लगेगा, अच्छा से विकास होगा, हरा भरा रहेगा। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि सूर्य का प्रकाश तो सीधे पड़ रहा है, और यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पर जितना भी समुद्र है वहाँ पर तो क्या होगा? जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा, और ज़्यादा स्पीड में वाष्पीकरण होने की वजह से संघनन विधि से स्पीड में बारिश भी तो होगा। तो यहाँ पर आप देख पाइएगा कि सूर्य का प्रकाश भी उतना ही मात्रा में पड़ रहा है और उतना ही स्पीड में यहाँ बारिश भी हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो भी स्थल पड़ेगा वहाँ पेड़ पौधा भरपूर मात्रा में और अच्छा विकास करेगा। यहाँ पर जो भी पेड़ पौधा का विकास होगा, तो आप देख पाइए यहाँ पर वनस्पति वगैरह अच्छा खासा हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो दक्षिण भारत है वो इसी जोन में पड़ता है। आप देख पाइएगा, इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे उष्ण कटिबंधीय, और यहाँ का पेड़ पौधा एकदम मजबूत होगा, बड़ा बड़ा होगा, ऊंचा विकसित होगा, ठीक है। इसको सदाबहार वन कहेंगे। सदा हमेशा हरा भरा रहेगा, सदाबहार वनस्पति, ठीक है। और इसको वर्षा कितना चाहिए? तो अच्छा से पेड़ पौधा को विकास करने के लिए 250 से अधिक ही वर्षा चाहिए, 250 सेंटीमीटर से अधिक। वर्षा का बात करेंगे तो इसको 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है। और यहाँ का वन कैसा होगा? वन हमेशा हरा भरा रहेगा, हरा भरा, ठीक है। तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और ये वन जो है सर्वाधिक रहेगा, ठीक है, अधिक। अच्छा, ये अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे कि वन में, तो देख पाएंगे बांस एग्जाम्पल के तौर पे, रबर का पेड़, सिंकोना का, उसके बाद आप देख पाइएगा आबनूस का पेड़ होता है, आबनूस का पेड़, रोजवुड का होता है, रोजवुड का पेड़, ठीक है। ये सब पौधा है जो सदा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आता है। ये सब इसको विकसित होने के लिए 250 से अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है। इसी में एक आता है अर्ध सदाबहार वन। यहाँ पर देख पाइए अर्ध सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, ठीक है। इसको वर्षा जो है कि वर्षा 200 से 250 तक चाहिए, 250 सेंटीमीटर तक चाहिए, ठीक है। इसमें वृक्ष आप देख पाइएगा, साइडर, पोलक, चंपा, ये सब वृक्ष है, ठीक है। और ये सब क्षेत्र कहाँ का? अच्छा, ये क्षेत्र आप देख पाइएगा, ये कहाँ पर होगा? यहाँ अंडमान निकोबार में सर्वाधिक मात्रा में ये होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार में होगा, अंडमान निकोबार में। और कहाँ होगा? तो आप देख पाइएगा पश्चिमी तट पर ज्यादा रहेगा, पश्चिमी तट, भारत में पश्चिमी तट पर देख पाइएगा, और अंडमान निकोबार पर।
और अंडमान निकोबार फिर तो सर्वाधिक मात्रा में वनस्पति यहाँ पर होता है। ठीक है, इसलिए इसको तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का घर कहा जाता है। यहाँ पे वनस्पति जो है ये विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ पर इसको बारिश और धूप अच्छा से मिलता है, तो यहाँ पर जो है पेड़ पौधा का विकास अच्छे से हो पाता है। इसलिए यहाँ पर इसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का घर कहा जाता है। किसको? अंडमान निकोबार को। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाइएगा तो इसमें भी पश्चिमी घाट, भारत में पश्चिमी घाट पर ही ज़्यादातर मात्रा में अर्ध सदाबहार वन पाया जाएगा। और मेघालय के पठारीय क्षेत्र में आप देख पाइएगा, मेघालय पठारीय क्षेत्र में देख पाइएगा। ठीक है, और अंडमान निकोबार तो अंडमान निकोबार ये सारा पेड़ पौधा आप अंडमान निकोबार में पाया जाएगा, मेघालय के पठारीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन, इसको जो है वर्षा 200 से 250 तक चाहिए अर्ध सदाबहार वन के लिए। ठीक है, अब हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती के बारे में जानेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। आप देख पाइएगा पर्णपाती वनस्पति भारत में सर्वाधिक है, भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और पर्णपाती में याद रखिएगा पत्ता गिर जाएगा, पत्ता गिरा देता है। किस ऋतु में? तो वसंत ऋतु और एवं ग्रीष्म ऋतु में पत्ता गिरा देता है, में पत्ता गिरा देगा। अब इसमें वृक्ष कौन कौन सा होगा? पर्णपाती वृक्ष कौन कौन सा होता है? तो हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में कौन कौन सा वृक्ष होता है? सागवान का वृक्ष आप देख पाइएगा, शीशम का होता है, उसके बाद सखुआ का भी होता है, साल का, आम का भी पत्ती गिर जाता है गर्मी के दिनों में, कटहल का, चंदन का। ये सब पेड़ जो है पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी क्षेत्र है जिसको हम मैप के माध्यम से समझाते हैं कि किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पौधे पाए जाते हैं। बड़ा मुंडी हो गया इसका, लेकिन आप देख पाइएगा यहाँ पर कर्नाटक में। उसके बाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में जो भी पौधा है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पाया जाता है। मध्य प्रदेश वाला हिस्सा में देख पाइएगा, यूपी बिहार में भी देख पाइएगा, छत्तीसगढ़ में देख पाइएगा। छत्तीसगढ़ में आप देख पाइएगा कि इन सारे क्षेत्रों में है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देख पाएंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के बारे में जान पाएंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति के बारे में हम जान पाएंगे। ठीक, पर्णपाती वनस्पति के शुष्क पर्णपाती वनस्पति के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो है वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। ठीक है, इसका प्रमुख वृक्ष देख पाइएगा, प्रमुख वृक्ष तेंदू, बेल। ठीक है, कांटा बन जाता है पानी बिना,
70 से 100 सेंटीमीटर। तो बेल उल का पेड़ होगा, तेंदू का पेड़ होगा, ठीक है। इस पर एक और देख पाइएगा, शुष्क कटिबंध, शुष्क कटीली वनस्पति। जैसे जैसे वर्षा का मात्रा कमेगा, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहाँ का वृक्ष कटीला हो जाएगा, बबूल का पेड़ हो जाएगा, खजूर का पेड़ हो जाएगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा शुष्क कटीली वनस्पति, इसको कहेंगे। उसके बाद सवाना वनस्पति तो घास ही हो जाएगा, इसीलिए सवाना, इसका तो ग्रोथ ही रुक जाएगा। जैसे ही हम पानी कम देंगे, धूप कम मिलेगा, पानी आपूर्ति कम जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होगा। वर्षा पर निर्भर करता है कि वहाँ का पेड़ पौधा कैसा होगा। तो छोटा छोटा क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, झाड़ियाँ हो जाएगा, वृक्ष, झाड़ियाँ, ठीक है। छोटे छोटे झाड़ियाँ, वृक्ष, घास, ये सब जो है सवाना वनस्पति में आ जाएगा। सवाना घास के बारे में तो आप सुने ही होंगे, सवाना घास के बारे में, सवाना वृक्ष के बारे में। तो ये आ जाएगा सवाना वनस्पति के अंतर्गत, ठीक है। एकदम मरुस्थलीय, यहाँ तो बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा, तो यहाँ कांटा ही बन जाएगा। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति में देख पाइएगा कि वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम जाता है, 50 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, जिस कारण से आप देख पाइएगा कि यहाँ का वृक्ष जो है जागफनी, जागफनी है, सॉरी नागफनी है ना, सॉरी नागफनी, वहाँ का क्या है, एक होता है आकाशीय वृक्ष, आकाशीय वृक्ष, ठीक है। ये सब जो है मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आएगा, ये ऐसा वनस्पति है। तो आप देख पाए कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा है, तो वहाँ का जो पौधा है वो कैसा बन जा रहा है, कांटा बन जा रहा है। 50 सेंटीमीटर से अधिक देख पाइएगा, 60 के आसपास होगा तो छोटा छोटा घास हो जाएगा। उससे 70 सेंटीमीटर पर आप जाइएगा तो बबूल का पेड़ होगा, खजूर का पेड़ होगा। 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगा तो 70 से 100 के आसपास में आप देख पाइएगा कि वहाँ पर तेंदुआ, बेल का पेड़ होगा, ठीक है। पर्णपाती वनस्पति भारत में सर्वाधिक है। तो उत्तर भारत, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारे क्षेत्रों में पर्णपाती वनस्पति ही पाया जाता है। और ये सब सागवान, शीशम, सखुआ, ये सब आम का पौधा, ये सब जो है इसके लिए आता है। इसमें आप वर्षा देख पाइएगा तो इसको 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए वर्षा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें वर्षा, चलिए तो आप देख पाए कि आप यहाँ पर देख पाए कि वर्षा के आधार पर वनस्पति के कई प्रकार होते हैं। तो आप देख पाए कि वर्षा के आधार पर कैसे वनस्पति का कितना सारा प्रकार है। पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन किसको कहते हैं। सदाबहार वन आप देख पाए कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो भी क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर आप देख पाइएगा कि सदाबहार वन पाया जाता है और एकदम हरा भरा रहेगा, कारण कि उसको सूर्य का प्रकाश और वर्षा मिल रहा है। और जिस भी क्षेत्र में अगर ये दो चीज़ मिल रहा है तो आप देख पाइए उसी क्षेत्र में तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राज़ील का आ जाता है। ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, इसी क्षेत्र में तो आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही तो आता है। चलिए अब हम ज्वारीय वनस्पति के बारे में जानेंगे। चलिए यहाँ पे है जगह, देख लेते हैं ज्वारीय वनस्पति के बारे में। ज्वारीय वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति का अन्य नाम भी है, इसको अनूप वन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर
बेलाचली वन भी कहा जाता है, बेलाचली वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब इसका अन्य नाम था। और ये ज्वारीय जो है, ज्वारीय वनस्पति, ये समुद्र और स्थलीय परिस्थितियों के बीच सेतु का काम करेगा। समुद्र और स्थलीय परिस्थितियों के बीच, परिस्थिति के बीच सेतु का काम करता है। ठीक है, ये ज्वारीय वनस्पति जो होता है, और क्या होगा, समुद्री तट राज्य में पाया जाएगा, तटीय क्षेत्र में ये सब पाया जाएगा। तो आप देखिए, हम मैप के माध्यम से हम समझा देंगे कि तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, हम फिर से मैप बनाएंगे, लेकिन इस बार केवल दक्षिण भारत का बनाएंगे, क्योंकि तटीय क्षेत्र में ये सब पाया जाएगा। ठीक है, अब देख पाइए एकदम गंदा सा बन गया, लेकिन देखिए, देख पाइएगा आप, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। और जैसे ही पूर्वी, और यहाँ पे ज्वारीय वनस्पति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक मात्रा में हो जाएगा, जैव विविधता, वर्षा हो जाएगा अधिक मात्रा में, यहाँ पे दक्षिण भारत में है ना। और सबसे ज्यादा ज्वारीय वनस्पति तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा ज्वारीय वनस्पति वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, जैसे वृक्ष को देखेंगे तो ये यहाँ पर सुंदरवन है, डेल्टा है ना, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, उसी के आसपास में क्या होता है, सुंदरी वन पाया जाता है। इसी के नाम पर तो सुंदरवन डेल्टा के नाम रखा गया है, मैंग्रोव वन। ठीक है, ये सब वहाँ का वृक्ष है। ठीक है, और ये ज्वारीय वनस्पति का बात कर रहे हैं, ज्वारीय वनस्पति, सॉरी। ठीक है, ज्वारीय वनस्पति, तो ज्वारीय वनस्पति क्या समुद्र के किनारे रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख पाइए, दूसरा सबसे ज्यादा ज्वारीय वनस्पति जो है गुजरात में है, दूसरा सबसे ज्यादा। ज्वारीय वनस्पति, तो पहला देखिएगा, सबसे ज्यादा ज्वारीय वनस्पति जो है पश्चिम बंगाल में है, पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाएगा, हिमालय, यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक हो जाएगा, वर्षा अधिक होगा तो, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा याद रखिएगा गुजरात क्षेत्र में, और यही कच्छ के क्षेत्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, यहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, चलिए दो और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा नोट में, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी का आतंकवाद कहा जाता है। और पलाश को जंगल का आग कहा जाता है, आग कहा जाता है। ठीक है, ये दो बात याद रखिएगा। अब हम जानेंगे आर्द्र भूमि के बारे में, आर्द्र भूमि के बारे में। ठीक है, वेटलैंड के बारे में। जहाँ वैसा क्षेत्र, इसके अंदर आर्द्र भूमि उसको कहेंगे जहाँ
नम और शुष्क क्षेत्र है, नम और शुष्क। अब ये क्षेत्र कहाँ, जहाँ पानी रहेगा, दोनों प्रकार के वातावरण, नम और शुष्क वातावरण जहाँ पर होगा ना, दोनों प्रकार का वातावरण होगा। मौजूद होता है, ठीक है। तो आप देख पाइएगा इन क्षेत्रों में जैव विविधता का देखने को मिलेगा आपको। जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैव विविधता। और जहां भी आपको जैव विविधता देखने को मिलेगा उसको संरक्षण की जरूरत पड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण। तो इसी के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। और आप याद रखिएगा, विश्व के समस्त आर्द्र भूमियों को संरक्षित रखने के लिए विश्व के समस्त आर्द्र भूमियों को संरक्षण या संरक्षित रखने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ईरान के रामसर शहर में सम्मेलन 1971 ईस्वी में किया गया था। ईरान के रामसर शहर में 1971 ईस्वी में सम्मेलन किया गया था, ठीक है, जिसे रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसको रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख पाइएगा कि हम लोग रामसर साइट के नाम से जानते हैं कि उसमें जिसमें शामिल किया जाता है। तो आप देख पाइएगा 1982 ईस्वी में भारत शामिल होता है। 71 में तो शुरू हुआ था सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में। तो रामसर साइट में हम देख पाएंगे कि भारत कब शामिल हुआ। रामसर साइट में हम देख पाएंगे कि भारत जो है 1982 ईस्वी में शामिल हुआ था। भारत शामिल हुआ, ठीक है। और भारत में से 49 स्थल है जो रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। और फरवरी 2022 में 2 नया जुटा है, ठीक है। 2 जो नया है उसको देखिए। गुजरात के खिजड़िया वन अभयारण्य, गुजरात का खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य। और यूपी का वखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ये याद रखना है। 2022 में 2 जुटा था, गुजरात का खिजड़िया और यूपी का वखीरा वन्य जीव अभयारण्य, वखीरा, ठीक है। 2 टोटल 49 है ऐसे स्थल है जो रामसर साइट में। ये स्टैटिक जीके में आपको पूरे 49 रामसर साइट के बारे में आप जान पाइएगा। हम इसका भी वीडियो अलग से कि कौन कौन सा ऐसा स्थल है, ज़्यादातर झील होगा, झील नदी ये सब क्षेत्र रहेगा जो रामसर साइट में शामिल रहेगा, ठीक है। तो और भी हम बात करते हैं। बेगूसराय में आप देख पाइएगा कांवरताल झील जो है बिहार का एकमात्र ऐसा झील है जो रामसर साइट में शामिल है, ठीक है।
रामसर साइट में शामिल है। चलिए देखिए, बिहार में देख पाइएगा, बिहार के बेगूसराय का कांवरताल झील, ठीक है। यूपी में ऐसा 10 स्थल है जो रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख पाए थे बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद आप देख पाइएगा हैदरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है। ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, ये सब क्षेत्र ऐसा है जो यूपी के 10 स्थलों में शामिल है। बखरिया वन्य जीव अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्र भूमि, ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप रामसर साइट के बारे में और भी अलग से पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। बस इतना से जाना था कि ये जो आर्द्र भूमि है उसको वहाँ पे जैव विविधता अधिक होने के कारण उसको संरक्षण की आवश्यकता है। और आप देख पाइएगा कि ईरान के रामसर शहर में इसको 1971 ईस्वी में पहली बार सम्मेलन आयोजित किया गया था और हम लोग 1982 ईस्वी में भारत जो है शामिल हो गया था। और बिहार का मात्र बेगूसराय का एक कांवरताल झील है, उसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। हमें स्टैटिक जीके का ही हिस्सा है, हम रामसर स्थल के बारे में भी वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जानेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो भारत में 18 है, लेकिन इसमें से 12 ऐसा है जो यूनेस्को स्थल में शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। तो फिर आप यूनेस्को के बारे में स्टैटिक जीके का है, आप यूनेस्को के बारे में जान पाएंगे, इसका फुल फॉर्म जान पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो यूनेस्को स्थल में शामिल है, कुछ ऐसा भी है जो यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं है। तो हम मैप पर दर्शा देते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा स्थल है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो मैप बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब हम दर्शाएंगे। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पर देख पाइएगा उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी। हम राज्य दर्शा देंगे, समझ जाइएगा उत्तराखंड है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप देख पाइएगा, हिमाचल प्रदेश में कोल डेजर्ट, ठीक है। और ये है उत्तराखंड में नंदा देवी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आप देख पाइएगा दिबांग घाटी, दिबांग घाटी, ठीक है। असम वाला क्षेत्र में देख पाइएगा डिब्रू सैखोवा, मानस, ठीक है, ये सब आ जाएगा। यहाँ पर देख पाइएगा क्या कहेंगे, मेघालय, ठीक है। मेघालय क्षेत्र में आप देख पाइएगा नोकरेक,
ठीक है, नोक्रेक है। उड़ीसा वाला क्षेत्र में आप देख पाइएगा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में देख पाइएगा आप कि यहाँ पर है शिमलीपाल, शिमलीपाल उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में आप देख पाए, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, शिमलीपाल। आंध्र प्रदेश में आप देख पाइएगा शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी। यहाँ अंडमान निकोबार है, इस पर भी आप देख पाइए ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। आप आंध्र प्रदेश हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु में भी आप देख पाइएगा नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। मन्नार की खाड़ी के बारे में तो आप जानते हैं, तमिलनाडु और क्या आ जाएगा, श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी को लेकर। ठीक है, ये तमिलनाडु और इधर हम श्रीलंका लिख देते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और आप एक देख पाइए तमिलनाडु और केरल, ये दो, इन दोनों क्षेत्र में अगस्ता मलाई है, अगस्ता मलाई है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात में देख पाइएगा कच्छ का रण, कच्छ का रण। मध्य प्रदेश में देख पाइएगा पन्ना, पंचमढ़ी, ठीक है। और एक है अचानक मार्ग, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में भी आ जाएगा अचानक मार्ग, मध्य प्रदेश में भी आएगा, ठीक है। तो हो गया, इतना ही था। एक सिक्किम में देख पाइए कंचनजंगा, कंचनजंगा। असम में देख पाए, सब देख पाए। अभी यूनेस्को स्थल में कौन कौन, इसमें से हम उस पर टिक लगा दे रहे हैं जो यूनेस्को स्थल में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल रहेगा। ये शामिल नहीं है, कच्छ का रण शामिल नहीं है, ठीक है। और आप देख पाइएगा कि ये नहीं है शामिल, ठीक है। कंचनजंगा शामिल नहीं है, ठीक है। ये भी शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। ये भी शामिल नहीं है, मानस वाला, दियांग वाला, कंचनजंगा, ये सब शामिल है। बाकी सब नंदा देवी शामिल है, ये सॉरी नोक्रेक शामिल है, सुंदरबन शामिल है, यूनेस्को स्थल में सब शामिल 12 क्षेत्र जो बताए थे, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, अगस्त मलाई, ये सब शामिल है यूनेस्को स्थल में, ठीक है। जिस पर हम इसको अंडरलाइन किए हैं उसको छोड़ के बाकी सब, ये पन्ना, पंचमढ़ी, ये सब यूनेस्को स्थल में शामिल है। 12 ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को स्थल में शामिल है, ठीक है। तो आप देख पाए, इतना ही था वन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा।